आपका जो स्ट्रेस है वो तो गूगल का डाइट नहीं सॉल्व कर रहा है, बल्कि वो आपको स्ट्रेस दे रहा है, क्योंकि आप वो डाइट फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो, आपको और रिस्ट्रिक्टिव मील प्लान्स मिल रहे हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आपका स्ट्रेस तो बढ़ता ही चला जा रहा है। सो राइट, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑफ अ बटन अवेलेबल है। अगर थी, अभी तक थी, तो आपने रिवर्स क्यों नहीं कर लिया डायबिटीज? क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन विल नॉट लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? यू देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड एलिमेंट ऑफ फॉलो अप्स। तो फूड को सिर्फ टेस्ट से ना समझना, फूड को इन डेप्थ समझना कि उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं। फूड इज इंफॉर्मेशन फॉर द बॉडी। सी, डायबिटीज रिवर्सल इज अ रियलिटी। सो इफ अगर लोगों को लगता है कि भाई हमें डायबिटीज हो गया, अब हमें सारी जिंदगी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, इंसुलिन शॉट्स लेने पड़ेंगे, ये तो सारी जिंदगी की सजा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायबिटीज रिवर्सल इज पॉसिबल एंड इसीलिए रिजल्ट्स मिलते हैं। पहले 6 महीने में मिल जाते थे डायबिटीज रिवर्सल। आज की डेट में हम इतने फास्ट ट्रैक हो गए कि हमारे क्लाइंट्स 3 महीने में डायबिटीज रिवर्सल कर रहे हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें भी पता चल गया है कि ये तो फूल प्रूफ है, ये तो राम बाण है, ये तो देना ही देना है। जब डॉक्टर्स उनके टेस्ट कराते हैं या स्क्रीनिंग होती है, तो जब वो देखते हैं कि ब्लड शुगर रिस्पॉन्स अच्छा है, सब कुछ बेहतर हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली डोजेज जो है वो कम होती चली जाती है। देयर आर क्लाइंट्स हु कम एंड टेल अस दैट डॉक्टर से व्हाटएवर यू आर डूइंग इज वर्किंग फॉर यू, तो प्लीज वो करते रहो। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो जाती हैं, बिकॉज दे फील alive, they feel full of confidence and energy because they see the results, they see how they are feeling better, their energy levels have improved, उनके cravings कम हो रहे हैं। तो जैसे जैसे उनको improvement मिलता है, वैसे वैसे हम बाकी के जो गाइडलाइंस हैं उनको ट्वीक करते रहते हैं, उनको स्टैक करते रहते हैं, ताकि बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स उनका एक पूरा रूटीन बन जाता है। चाहे वो ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो घर पर हैं, चाहे कोई फेस्टिवल आ रहा है, दे आर एम्पावर्ड टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या किस समय खाऊं। अगर फेस्टिव मील बनी है तो मुझे किस समय ये फेस्टिव मील खानी है, किस कॉम्बिनेशन में खानी है, एक्सरसाइज कैसे करनी है। आप डिजीज को मैनेज कर रहे हैं, पैसा जो है डिजीज मैनेजमेंट पे जा रहा है, दवाइयों पे जा रहा है, टेस्ट पे जा रहा है, पर आपकी हेल्थ जो है वो लॉन्ग रन में डिटोरिएट ही कर रही है। तो अभी शिफ्ट करिए चैनल को, अपने हाथ में पकड़े रिमोट से, फ्रॉम डिजीज मैनेजमेंट कम टू हेल्थ मैनेजमेंट। पॉइंट दैट आई वुड वांट टू हाईलाइट इज दैट देयर इज नो वन सुपर फूड और वन सुपर रेसिपी जिससे आपकी ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाएगा, जिसके आपके ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाएंगे। आपको ओवरऑल कंप्लीट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को फोकस बनाना है। White rice or brown rice? White rice. Seriously? Hello, everyone. Thank you so much for joining us today. Today, we are having a very special guest who is the founder of Informed Health. That is Dr. Madhvi K. Sharma. She is a nutritionist and a certified diabetes educator. So let's welcome her. Dr. Madhvi, thank you so much for joining. It is a pleasure having you with us. Thank you so much, Dr. Meenu, for making me a part of this podcast. I know that being a certified diabetes educator, आप बहुत सारे लोगों से बात करते हैं जो डायबिटीज के बारे में अवेयरनेस के लिए होती है, और आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं विच आई हैव ऑब्जर्व दैट हैव रिवर्स्ड देयर डायबिटीज, राइट? सो आज हम उस बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि जो भी हमें सुन रहा है, अगर वो प्री डायबिटिक है या उनको डायबिटीज है या उनके घर में किसी को डायबिटीज है, तो व्हाट ऑल मेजर्स दे कैन टेक टू लुक इनटू इट एंड मैनेज इट बेटर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि डायबिटीज जो है ये ग्लोबल एपिडेमिक है। इनफैक्ट मुझे लगता है बताना बहुत जरूरी है शुरुआत में कि इंडिया जो है वर्ल्ड में नंबर 2 पर है आफ्टर चाइना व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज, राइट? एंड आज की डेट में हमारे यहाँ 77 मिलियन पीपल डायबिटिक हैं, और अनुमान किया जाता है कि बाय 2024 ये नंबर बढ़कर 124 मिलियन हो जाएगा। सो कैन यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ numbers, the degree at which, the intensity at which we are talking, because ये एक लाइफस्टाइल कंडीशन है, राइट? और इसको हम अपने लाइफस्टाइल से ही हील कर सकते हैं।
बट आज की डेट में लोग जो बेसिक्स हैं डायबिटीज मैनेजमेंट के, डायबिटीज प्रिवेंशन के, वो नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि हम एक समय पे रह रहे हैं जहां इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, राइट? उस इतनी इजीली एट अ क्लिक ऑफ अ बटन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट फिर भी हम समझ नहीं पा रहे कि हमें करना क्या है. सो आई थिंक इट इज द नीड ऑफ द आवर कि हम डायबिटीज रिवर्सल, डायबिटीज मैनेजमेंट, डायबिटीज प्रिवेंशन पे बात करें. And thank you so much for picking on this topic and, inviting me to talk about it, because it is something that I, as a diabetes reversal nutritionist, focus on and I'm committed to. सो डॉक्टर माधवी, ये बताइए कि इतना डेंजरस क्यों है डायबिटीज? आई मीन एग्जैक्टली क्यों कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज हो गया है तो ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, आपको बहुत सारे मेजरमेंट्स लेने होते हैं, नहीं तो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स इम्पैक्ट होने लगते हैं। साइलेंट किलर भी कहते हैं उसको एक्चुअली। तो बिल्कुल. एग्जैक्टली क्या होता है जब डायबिटीज हो जाता है किसी को? सो देखिए, डायबिटीज ओवरनाइट नहीं होता. सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि 10-12 साल से आपकी बॉडी में कंडीशंस ऐसी बन रही हैं जो आपको डायबिटीज की डायरेक्शन में पुश कर रही हैं. बट इसको साइलेंट किलर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये अनडायग्नोस्ड जा रहा है इतने साल से, हमें पता ही नहीं. आज की डेट में अगर मैं अपने मेडिकल फील्ड की बात करूं तो हमें 5.7 तक तो बोला जाता है कि हम नॉन डायबिटिक है, हमारा HbA1c ठीक है. बट 6.2 को क्रॉस करते ही बोल दिया जाता है कि आप डायबिटिक करार कर दिए गए. सो दैट रेंज बिटवीन 5.7 टू 6.2, जिसमें हम लोगों को प्री डायबिटिक कहते हैं, उसमें भी आज की डेट में मेडिकल जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो उनको उतना ज्यादा वार्न नहीं कर रहा, उतना ज्यादा एजुकेट नहीं कर रहा कि भाई आप 5.7 से बढ़कर 6 पर आ गए हो, इस वक्त आपको ये करना है. अगर आपको कोई बोल दे कि नहीं नहीं अभी आपको डायबिटीज नहीं है, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट में एक तसल्ली हो जाती है कि यार अभी तो मुझे डायबिटीज नहीं है, तो मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसी पे कायम रहता हूँ, देखा जाएगा जब होगा तब दवाई शुरू कर देंगे डॉक्टर, अभी तो उन्होंने दवाइयां ही शुरू नहीं की. तो ये एक बहुत खतरनाक तरीका है, बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव है टू लुक एट दीज नंबर्स. एक्चुअली 5.7 क्रॉस करने से पहले ही हमारी बॉडी में वो कंडीशंस बनती चली आ रही हैं जो हमें डायबिटीज की तरफ पुश कर रही हैं. तो ऐसा नहीं है कि दवाइयां नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है, तो अंदर का जो आइसबर्ग का नीचे का पार्ट है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, वो ज्यादा डेट्रीमेंटल है, वो ज्यादा डैमेजिंग है एज कंपेयर टू थोड़ा सा टॉप जो हमें दिख रहा है, राइट? तो अंदर हमें, वैसे हम कहते हैं कि हाँ भाई डायबिटीज के क्लासिक सिम्टम्स हैं पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हंगर, सिंपल शब्दों में कहें तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्यास लगना, रात को उठ उठ के बाथरूम जाना. ये क्लासिक 4 सिम्टम्स माने जाते हैं, बट ये क्लासिक 4 सिम्टम्स हर कंडीशन, हर क्लाइंट को नहीं होते. और जब तक आपको डायबिटीज करार दिया जाता है, ब्लड टेस्ट में देखकर बताया जाता है, तब तक 20% ऑफ न्यूरोपैथी, नर्व रिलेटेड डैमेज ऑलरेडी सेट इन कर चुका है. तो कैन यू अंडरस्टैंड कि एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, ये क्वाइटली इतने सालों से प्रोग्रेस करे चला जा रहा है. और डायबिटीज होने के बाद आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, ऑफ स्ट्रोक, ऑफ किडनी फेलियर, विजन लॉस, नर्व लॉस कंपाउंड हो जाता है. तो वाई, मेरा मानना है कि वाई वेट टिल दिस कंडीशन टू मेक अ कंपाउंडेड काइंड ऑफ अ कैटास्ट्रोफी, क्यों बनाए हम इसे अर्ली स्टेजेस में ही डिटेक्ट कर लें. और जैसा कि मैंने खुद कहा कि ये कई बार हमें इसके सिम्टम्स नहीं आते, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सभी लोग एनुअल हेल्थ चेकअप्स कराएं. क्योंकि हम ब्लड टेस्ट के माध्यम से, हमारे HbA1c के माध्यम से, जो कि हम आगे भी बात करेंगे HbA1c क्या होता है, उसके माध्यम से हम अपने आप को असेस कर सकते हैं कि हमारा किस रेंज में ब्लड शुगर चल रहा है, और हम पहले ही उसको ठीक करने के प्रति अपने एक्शंस लेना शुरू कर सकते हैं. ओके। तो जैसे आपने बोला कि मल्टीपल ऑर्गन्स का डैमेज शुरू हो जाता है और ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, तो प्रोग्रेसिव मतलब अगर आपको ऑनसेट स्टार्ट हुआ है तो वो धीरे धीरे बढ़ते ही चले जाएगा, दैट इज बिल्कुल प्रोग्रेसिव, राइट? बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स आउट ऑफ रेंज होते जाएंगे, हाई जाते जाएंगे, और उसी के साथ साथ आपका नर्व डैमेज अलग अलग ऑर्गन्स में बढ़ता चला जाएगा. तो वो अगर किसी बंदे को समझना हो कि क्यों नर्व डैमेज बढ़ रहा है, बिकॉज ग्लूकोज तो एनर्जी मीडियम है, राइट? बॉडी आपकी ग्लूकोज यूज करती है और उससे आपको एनर्जी मिलती है। और अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो उससे बॉडी डैमेज कैसे होती है? अगर कोई इस क्यों का जवाब जानना चाहे तो आप क्या समझाएंगे उसको?
देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने कि हमारा जो सिस्टम है वो एनर्जी पे चलता है, और एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में ही हमारी बॉडी इस्तेमाल कर सकती है। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी आती है जो खाना हम खाते हैं। बट आज की डेट में अगर हम अपना लाइफस्टाइल देखें तो ये जैसा मैंने शुरू में कहा कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और लाइफस्टाइल के 4 मेन पिलर्स हैं: डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, राइट? तो अगर हमारी डाइट जो है वो ऐसी है कि हम रॉन्ग फूड चॉइसेस ले रहे हैं, पैकेज प्रोसेस्ड फूड आइटम्स खा रहे हैं, और हमारा वर्कआउट लेवल कुछ नहीं है, हम ज्यादातर सिडेंट्री रहते हैं, तो उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी की भी तो हमें जरूरत नहीं है। तो बॉडी के पास बाहर तो कोई लॉकर सिस्टम होता नहीं कि भाई जितना लगा उतना लगा, बाकी को हमने बाहर जाके स्टोर कर दिया। बॉडी तो अपने अंदर ही तरीके ढूंढती है कि एक्सेसिव या एक्स्ट्रा एनर्जी को किस प्रकार से फ्यूचर के लिए स्टोर कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त ब्लड शुगर में उतनी ही शुगर की जरूरत है जितनी हमें चाहिए। उससे ज्यादा अगर हमारे ब्लड शुगर बॉडी में फ्लो कर रही है ब्लड स्ट्रीम में, तो वो भी बॉडी के लिए हानिकारक है। उसको हम ग्लूकोज टॉक्सिसिटी कहते हैं कि उतना ज्यादा कॉन्स्टेंटली ब्लड में शुगर फ्लो करे जा रहा है, बॉडी उसको हटाना चाहती है। और हटाने के लिए उसके पास या तो तरीका है कि वो लिवर में ग्लाइकोजन की तरह या मसल्स में ग्लाइकोजन की तरह स्टोर कर दे, और जब एक बारी वो वाला हमारा जो फर्स्ट लेवल का एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, वो फिल हो जाता है, तो फिर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करती है। तो हम इनटेक ज्यादा ले रहे हैं, और उस इनटेक को हम यूज करके कंज्यूम करके खत्म नहीं कर पा रहे हैं, और एक्सेस बढ़ता चला जा रहा है। और यही बॉडी में कंडीशन जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं वो शुरुआत करने लगता है ना। एक बार इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है तो वो सिर्फ डायबिटीज को ही नहीं फ्लड करता, बल्कि वो पूरे मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हार्ट डिजीजेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, थायराइड, तमाम हेल्थ कंडीशंस जो हैं वो उनका भी कारण बन सकता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डायबिटीज का मेन कॉज है, और हमें उस पे काम करना चाहिए। ओके। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे हम चेक कर सकते हैं कि अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गया है या हो रहा है? आर देयर टेस्ट अवेलेबल? सी, ऑफ कोर्स देयर आर टेस्ट अवेलेबल, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उन टेस्ट को हम कॉमन टेस्ट मान के कराते नहीं है। तो देर इज अ टेस्ट फॉर इंसुलिन, फास्टिंग इंसुलिन, या खाना खाने के बाद आप पीपी इंसुलिन कराते हैं। बट हमारे यहाँ वो टेस्ट नहीं होते। हमारे यहाँ फास्टिंग ब्लड शुगर एंड पीपी रैंडम ब्लड शुगर के टेस्ट होते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को टेस्टिंग के बिना भी पकड़ा जा सकता है अगर हम थोड़े से माइंडफुल हैं हमारे अपने प्रति, अपने बॉडी के सिग्नल्स के प्रति, क्योंकि बॉडी कंटिन्यूअसली हमसे साइंस एंड सिम्टम्स में बात करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मील खाई और उसके बाद आपको एकदम से बहुत हैवीनेस आ रही है, सुस्ती चढ़ रही है, नींद आने लगती है। लंच खाने के बाद ऐसा लगता है ऑफिस में कि चाय कॉफी सिगरेट नहीं पिया तो मैं सो ही जाऊंगा। दीज आर सिम्टम्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस सेटिंग इन। सिमिलरली, अगर बैक में, नेक के पीछे, आर्म पिट में, ऊपर बैक की तरफ ब्लैक पिगमेंटेशन हो रहा है, दीज आर साइंस दैट बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर कंडीशंस जैसे पीसीओएस होने लगा है तो इट इज अ क्लियर साइन कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तभी पीसीओएस हो रहा है। सो दीज आर सम साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। बट टू स्टार्ट विद, आई वुड से दैट किसी भी मील को खाने के बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद अगर आपको सुस्ती आ रही है, या ब्रेन फॉग जिसे हम कहते हैं, आप फुल कंसंट्रेशन से, अलर्टनेस से काम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपकी बॉडी में मील को मेटाबोलाइज करने का, उसको सही से डाइजेस्ट करके यूटिलाइज करने की जो एबिलिटी है वो कम हो रही है। Body is not able to metabolize the carbs as well as it could ideally do earlier. And as a result of that, that should be a wake up call. But I think that is too subtle. People can't really pinpoint to that one thing. And that is the reason we recommend that वो tests कराएं, या फिर जो हमारे physical symptoms हैं जैसे pigmentation, उनके प्रति और थोड़ी जागरूकता से अपने बॉडी को स्क्रीन करें। तो आप कोई रेंज दे सकते हैं फॉर ग्लूकोज एंड फॉर इंसुलिन की? अगर आप कोई टेस्ट कराता है तो एग्जैक्टली कितना रेंज तक ये है कि हाँ हम सेफ है? देखिए, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स और रैंडम जो हैं, मैं उनको इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देती हूँ, क्योंकि वो वन ऑफ रीडिंग जो है किसी भी कारणवश हो सकती है। आप रात को ठीक से नहीं सोए, आपका रात का डिनर जो था बैलेंस नहीं था, आप बाहर खाया आपने,
तो ऑल दोज फैक्टर्स कैन अफेक्ट अ वन रैंडम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स और अ रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स। इसीलिए मेरा ध्यान हमेशा HbA1c के प्रति होता है ना। HbA1c क्या है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, और हम HbA1c एक एवरेज कहते हैं 3 महीने का, कि 3 महीने में हमारा HbA1c आइडियली 5.7 के नीचे होना चाहिए। ये 5 पॉइंट जितना लो हो उतना अच्छा है, पर अगर ये 5.7 से 6.2 के बीच में है तो ऑटोमेटिकली ये प्री डायबिटिक कंडीशन है, और 6.2 के ऊपर होते ही हम डायबिटीज उनको लेबल कर देते हैं लोगों को। तो जब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट कराते हैं और उसके फॉर्मूले के बेसिस पे जो हमारा आउटकम आता है, अगर वो 1.5 से कम है तो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, पर अगर वो 2.5 से बढ़ा हुआ है तो ये श्योर इंडिकेशन है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस, सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। ओके। एंड ये फॉर्मूला मतलब पैथोलॉजी वाले खुद करके देते हैं या हमें मैन्युअली करना होगा? नहीं नहीं, आप टेस्ट कराएंगे फास्टिंग ब्लड शुगर का और फास्टिंग इंसुलिन का, तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आप मेजर कर रहे हैं तो आपके रिपोर्ट में ही आएगा। बट उसके अलावा अगर आप ये दोनों इंडिपेंडेंट टेस्ट करा के अपने आप इसको कराना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स इनटू फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स डिवाइडेड बाय 405। तो आपका जो आउटकम है वो इसी रेंज में आना चाहिए जो हमने पहले बताया। लेस देन 1.5 इज नॉर्मल, मोर देन 2.5 indicates that you have severe insulin resistance, and anything in between is a eye opener कि moderate insulin resistance हो रहा है, तो action step से उसको arrest करना जरूरी है। ओके। देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स, राइट? उसके बारे में कुछ बताइए, हाउ ग्लाइसेमिक इंडेक्स इफेक्ट ब्लड शुगर लेवल, एंड उसको अगर हमें उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं तो व्हाट कैन वी डू? So glycemic index is nothing but a measure of how fast what you're eating is converting into sugar. तो इसको मैं और आसानी से अगर समझाना चाहूँ तो जब भी, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि जो भी हम खाते हैं वो बॉडी में एनर्जी देता है, यानी कि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, बिकॉज बॉडी ग्लूकोज के फॉर्म में ही एनर्जी इस्तेमाल कर पाती है। तो आप जो भी खा रहे हैं वो किस स्पीड से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, वो मेजर को हम ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं ना। इस मेजर के बेसिस पे 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, लो ग्लाइसीमिक, माइल्ड ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स एंड हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स। बट कहीं ना कहीं ये बहुत ही ऑब्सोलीट माइंडसेट है। इससे क्या होता है कि हमारी जो रेंज ऑफ फूड अवेलेबिलिटी है वो भी नैरो हो जाती है, कि भाई हमें तो लो जीआई फूड ही खाने हैं, हम हाई जीआई फूड खा ही नहीं सकते क्योंकि इससे ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। और फिर एज अ कॉमन मैन इट इज वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर। माइंड में भी आप लिस्ट ही कब तक फॉलो करते रहोगे। तो असली बात है कि हम इंडिविजुअल फूड आइटम्स की ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे नहीं जाते। सो व्हेन आई वर्क विद माय क्लाइंट्स ऑन डायबिटीज रिवर्सल, वी लुक एट द थाली सिस्टम, द इंडियन थाली सिस्टम, क्योंकि उसमें आप रोटी खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, दाल चावल सब्जी सैलेड चटनी दही रायता जो भी खा रहे हैं, हर एक फूड आइटम का इंडिविजुअल ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। दैट मीन्स उस पूरी थाली का एक ग्लाइसेमिक लोड है, राइट? सो इंडिविजुअल ग्लाइसेमिक इंडेक्सेस कंबाइन टुगेदर मेक अ ग्लाइसेमिक लोड ना। ये हमारे हाथ में कंट्रोल देता है कि हम अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाना चाहते हैं तो हम अपनी थाली में उसको किस कॉम्बिनेशन में खाएं कि बाकी आइटम्स के कॉम्बिनेशन में उस फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम व्हाइट ब्रेड खाना चाहते हैं, अब हर एक को ब्राउन ब्रेड होल व्हीट ब्रेड नहीं पसंद आती, तो फेयर इनफ, ग्रेट। हमें पता है कि व्हाइट ब्रेड का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई है, पर हमें व्हाइट ब्रेड ही खानी है, ठीक है। तो अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम मन मार के कुछ और खाएंगे, या हम रोज ही ओट्स खाएंगे या रोज ही रोटी खाएंगे। हमें व्हाइट ब्रेड खानी है किसी दिन, तो हम ये देखेंगे कि हम उस व्हाइट ब्रेड का ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस तरीके से कम करें ताकि हमारी पूरी मील का ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाए। तो हम उसमें बटर लगा सकते हैं, फैट से डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो हम उसमें बटर लगा सकते हैं, उसमें चीज लगा सकते हैं। हम उसको सिर्फ टोस्ट की तरह खाएं, उससे भी अच्छा है कि हम उसमें खीरा टमाटर अनियन इस तरह से, या स्टफ्ड ग्रिल्ड सैंडविच बना लें, या पनीर का सैंडविच या कैबेज सैंडविच बना लें, ताकि उसमें वेजिटेबल्स भी आ जाएं, प्रोटीन भी आ जाए। तो टोटल जो है, अब वो जो व्हाइट ब्रेड है सिर्फ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं बचा, उसमें हमने गुड फैट, गुड प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ फाइबर कमिंग फ्रॉम वेजिटेबल्स मिला के उसका पूरा ग्लाइसीमिक लोड हमारे ब्रेकफास्ट का कम कर दिया। और अब हम उसे निश्चिंत होकर खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, वो हमें देर तक फिल्ड भी रखेगा।
So never look at, I mean, at least I would recommend health care practitioners not to burden people with the concept of glycemic index, because as a nutritionist, मेरे जितने भी clients ने डायबिटीज रिवर्सल किया है, हमने उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी दी है, हमने उनको वो एजुकेशन दिया है फूड कॉम्बिनेशंस का, जिसको इस्तेमाल करते हुए वो सब कुछ खा रहे हैं, उनको बहुत, उनके पास बहुत वैरायटी है और उनके पास पावर है टू कंबाइन द फूड आइटम्स इन द राइट वे, ताकि आप ट्रैवल करो या आप सोशलाइज करो या घर में दिवाली या बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी की अच्छे मील्स बन रहे हैं और आप कहेंगे नहीं नहीं पर मुझे तो बोला गया है मैं ये सब खा ही नहीं सकता, दैट इज वेरी वेरी लिमिटिंग फॉर द माइंड ऑल्सो, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग कि अरे मुझे तो सारी जिंदगी की पनिशमेंट मिल गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके हाथ में पावर है, इट्स ऑल दैट यू नीड इज द राइट एजुकेशन टू इम्प्लीमेंट दैट। आई एम श्योर जितने लोग भी डायबिटिक है, अगर वो आपको सुन रहे हैं तो दे वुड बी वेरी हैप्पी टू हियर इट, और दे वुड लव टू वर्क विद यू। मैंने सुना आपने बार बार एक बात बोली है कि आपके क्लाइंट्स के साथ आप काम करते हैं फॉर डायबिटीज रिवर्सल। पहला सवाल है, इज इट रियली पॉसिबल टू रिवर्स डायबिटीज? इफ यस, देन एग्जैक्टली कैसे डायबिटीज रिवर्सल पे काम करते हैं आप? सी डायबिटीज रिवर्सल इज अ रियलिटी, सो इफ अगर लोगों को लगता है कि भाई हमें डायबिटीज हो गया, अब हमें सारी जिंदगी दवाइयां खानी पड़ेंगी, इंसुलिन शॉट्स लेने पड़ेंगे, ये तो सारी जिंदगी की सजा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायबिटीज रिवर्सल इज पॉसिबल, वी हैव क्लाइंट्स हु डन इट, जो पहले इंसुलिन शॉट्स पे थे या पहले दवाइयों पे थे और आज की डेट में उनकी दवाइयां, इंसुलिन शॉट सब कुछ बंद हो चुका है। सो इट इज ए इन्वेस्टमेंट इन योर हेल्थ, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर ओन एजुकेशन। मुझे तो लगता है कि इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन टू योर एंटायर फैमिलीज हेल्थ, बिकॉज एक बार जब फैमिली का एक इंसान जागरूक हो जाता है, आपके घर में उसी तरीके से खाना बनने लगता है, सब उसी उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सभी लोग मील्स करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली सभी की हेल्थ सही होती है, बिकॉज व्हाट इज राइट फॉर यू एंड मी इज ऑल्सो राइट फॉर एवरीबडी इन द फैमिली। ऐसा कुछ नहीं है कि डायबिटीज की एक अलग डाइट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी तब उस समय एक ऐसा दौर चल रहा था कि दिस इज डायबिटीज फ्रेंडली डाइट, डायबिटिक फूड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आप घर में खा रहे हैं, जो आप खाते हुए बड़े हुए हैं, आप वही सब खा सकते हैं, बट हाँ ऑफ कोर्स कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जो सभी को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हम डायबिटीज रिवर्सल के साथ साथ डायबिटीज प्रिवेंशन की भी बात कर रहे हैं। तो अगर हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें डायबिटीज होगा भी नहीं, राइट। तो डायबिटीज रिवर्सल इज अ रियलिटी, सबसे पहले तो ये हो गई बात। अब हम ये इसको कैसे कर सकते हैं रिवर्स? ये लाइफस्टाइल डिजीज है, तो इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को अपनाते हुए हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में क्या क्या चीजें आती हैं? डाइट आती है, तो आपको अपने डाइट के प्रति थोड़ा और सावधान होना पड़ेगा, जिम्मेदार होना पड़ेगा। आपके एक्सरसाइज के प्रति आपको और थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर आप अभी इरेग्युलर हैं, कभी किया कभी नहीं किया, तो उसको आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी रेगुलेट करनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, अब ये कहना कि स्ट्रेस हो रहा है, आज की डेट में सभी को स्ट्रेस है, राइट, तो स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा। और स्लीप, जो मैं कहती हूँ कि हमारे लाइफस्टाइल का एक मोस्ट अंडररेटेड कंपोनेंट है। स्लीप तो लोगों को लगता है कि ये क्या, इसके ऊपर क्या काम करना है, व्हाट डू यू मीन बाय इंप्रूविंग स्लीप क्वालिटी, व्हाट डू यू मीन बाय नाइट रिचुअल्स फॉर अ डीप स्लीप? It is very important for people to understand that sleep is where the healing happens. तो अगर हमारे बॉडी में कोई भी कंडीशन है जिसे हम रिवर्स हील रिपेयर करना चाहते हैं, रिकवरी सिर्फ और सिर्फ स्लीप में होगी। यानी आपके जगते हुए समय में आप जो डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, इनपुट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट आपकी स्लीप में होगी। तो इनपुट आपके जगने पर हो रहा है, बट आउटकम उसका आपको स्लीप में मिलेगा, इसलिए स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने सभी क्लाइंट्स के साथ इन्हीं चारों पैरामीटर्स पे काम करते हैं पैरेलली, एज अ साइंटिफिक प्रोग्रेसिव तरीके से, एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं। तो व्हेन यू से स्लीप, कितने घंटे की स्लीप इज आइडियल फॉर मेल हु इज 35 years of age? जस्ट इमेजिन। So for everyone, I would say anywhere from 7 to 9 hours is a must. आज की डेट में तो लोग 7 घंटा भी नहीं सो रहे हैं, 5 से 6 घंटा, या रात रात को जग के जब वो डी स्ट्रेसिंग के नाम पे नेटफ्लिक्स बिंज कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम अपने आज सारे दिन की थकान निकल रहे हैं, बट दे आर नॉट अलाउिंग, दे आर फीडिंग इनटू द हीलिंग टाइम ऑफ देयर बॉडी, आई वुड से। एंड वो अलाउ ही नहीं कर रहे अपने बॉडी को डिटॉक्स या डी स्ट्रेस करने का।
तो 7 to 9 hours is something that I would say is important. एंड दिस 7 to 9 आवर्स का टाइम लाइक 10 बजे से लेके सुबह 5 या 6 बजे तक होना चाहिए, या अगर कोई लेट भी सो रहा है तो भी सुबह देर तक सो के बट 7 घंटे पूरे करे, विच वन इज बेटर? Well, I'm so glad that you asked this question because ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को लगता है कि अरे संडे को हम 3 बजे भी सोए तो उठ गए ना, 11-12 बजे हमारी 8 घंटे की नींद हो गई। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी की एक बायो क्लॉक है जिसको हम कहते हैं सर्काडियन रिदम, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो सन क्लॉक के हिसाब से काम करती है। द डे और नाइट के जो साइकिल्स हैं वो साइकिल्स हमारे बॉडी के प्रोसेसेस को डिक्टेट करते हैं। तो बॉडी में एक अपनी रिदम है कि दिन में क्या क्या काम करना है, दिन में कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे और रात में कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होंगे, राइट। तो अगर आप बायो क्लॉक के हिसाब से नहीं सो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हीलिंग है या जो आपके हीलिंग, रिपेयर, डिटॉक्सिफिकेशन के हार्मोन्स रात को सिक्रीट होने हैं और काम करना है जिन्हें, वो नहीं हो पा रहा है, तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे सुबह के समय सोने पे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अलाइन योर स्लीपिंग आवर्स टू द सर्काडियन रिदम। सो जैसा कि आपने सही कहा, 10 से 5 या मैक्सिमम 11:30 या 11 बजे तक आप सो जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कुछ हॉर्मोन्स हैं जो 2 बजे तक पीक करते हैं। वो पीक तब करेंगे ना जब आप सोएंगे, वो रिलीज ही तब होंगे जब आप सोएंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप 10:30-11 बजे तक सोने की कोशिश करें और फिर सुबह 5:30, 6, 6:30 तक उठ जाएं। सो स्लीप विद सनसेट एंड राइज विद सनराइज, जो हमने बचपन में राइम सुनी थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो एक्चुअली ट्रू है। परफेक्ट। तो ये स्लीप हो गया। लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज। जैसे आपको पता है कि सब लोगों को लगता है कि सब लोग बिजी हैं और शायद एक्चुअली में बिजी हैं, लेकिन एक्सरसाइज को लेकर भी बहुत सारे मिथ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें वीक में 3 या 4 बार एक्सरसाइज करना चाहिए। कोई कहता है कि देयर आर सर्टेन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज लाइक टबाटा हो गया या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हो गया, जो आप हफ्ते में 2 बार भी करोगे तभी भी आपको वो इतना पंप कर देता है बॉडी को कि 1-2 बार इज इनफ। तो आपके हिसाब से आइडियल रिकमेंडेशन फॉर समबडी हु इज बिजी प्रोफेशनल, कितनी बार एक्सरसाइज इज आइडियल और एडवाइजेबल? सो एक्सरसाइज आपने बिल्कुल सही कहा, उसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक है कि आप फॉर्म कौन सी तरीके का एक्सरसाइज कर रहे हैं, और दूसरा है कि कितने समय तक एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट। सो मैं तो कहती हूँ स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। मैं आई डोंट जंप टू फार, आई डोंट एक्सपेक्ट टू मच, आई जस्ट से स्टार्ट स्लो बट स्टे स्टेडी, राइट। सो आपको कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो भी आपको पसंद है, आपको वॉकिंग पसंद है, आप उससे शुरुआत तो कीजिए। अभी तो हम इसी बात पे अटके हुए हैं कि हम बिजी है, बिजी प्रोफेशनल है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो जो भी आपके पास समय है, जैसे अभी रिसेंटली मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया था कि यू हैव टू, इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस। वन इज कि आप अपने दिन के रूटीन में ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए जिसमें आप चल सकते हैं। चाहे आप कॉल्स ले रहे हैं तो आप चलिए, या आप हर 1 घंटे में अपने वाटर का कप भरने के लिए ही उठिए। प्रॉब्लम यह है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बैठे बैठे, मतलब 40 मिनट 1 घंटे के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में होने लगता है, राइट। उसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फॉर एवरी 30-40 मिनट्स, फॉर एवरी 1 आवर दैट यू बीन सीटेड, यू मस्ट गेट अप। चाहे आप स्ट्रेच कीजिए, चाहे आप 1 से 2 मिनट चलिए, वो करना बहुत जरूरी है अगर आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को अरेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये। उसके बाद आप दिन में एक्टिविटीज ढूंढिए या ऐसे हैबिट स्टैकिंग कीजिए कि भाई मैं मील खाने के बाद थोड़ा सा चलूंगा, या मैं रात को खाने से पहले थोड़ा सा चलूंगा, ताकि आपकी रूटीन में मूवमेंट तो शुरू हो। नाउ दूसरी चीज है कि उसको ट्रैक करना, बिकॉज आई फील वट एवर गेट्स मेजर्ड कैन गेट मैनेज्ड। तो आप कोई भी पेडोमीटर वॉच, स्मार्ट वॉच, अपना कोई ऐप ऐसा रखिए जिसमें आपको आपका डेली का एक दिख रहा है स्टेप काउंट, राइट। अब जो 10,000 नंबर का जो एक नंबर दे दिया गया है, यू मस्ट काउंट 10,000 स्टेप्स आपको चलना है, वो उसके पीछे कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं है सबसे पहले तो। सो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, स्टार्ट विद व्हाट यू कैन डू। और अपने वीक का एक एवरेज देखिए कि मेरा वीक का एवरेज कितना निकल रहा है। रोज का 2-2.5 हजार स्टेप्स में चल रहा हूँ, सो लेट मी जस्ट मेंटेन 2,500 फॉर द नेक्स्ट वीक, और उसके बाद मैं 3,000 का अपना गोल बनाऊंगा। सो स्टार्ट स्मॉल, टेक बेबी स्टेप, बी प्रोग्रेसिव इन नेचर, एंड धीरे धीरे यू विल फॉल इन लव विद दैट एक्टिविटी इन अ वे दैट यू वुड वांट टू डू इट मोर। It gives you a kick in the mind कि I'm achieving that target, and there is no danda on your head कि 10,000 नहीं किया तो you have failed. Whatever little you have done, it's an achievement for you.
राइट? सो लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो ये तो एक बात हो गई एक्टिव रहने की। नाउ एक्सरसाइजेज में ऑफ कोर्स देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज। So when it comes to exercises, उसके कुछ chief components है. We call that 4S of workouts. उसमें है strength, stamina, stability and stretch. तो हमें पूरे हफ्ते में इस तरीके की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो इन चारों पैरामीटर्स पे खरी उतरे. फॉर एग्जाम्पल, स्टैमिना. स्टैमिना मीन्स कार्डियो काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, साइक्लिंग, जंपिंग, स्विमिंग, मे बी running. All these are cardiovascular exercises. They're good for your heart. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज जो हमारे बॉडी में लीन बॉडी मास या मसल मास बढ़ाती हैं, उनमें ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिम में जाके मशीन असिस्टेड वर्कआउट्स या घर पे वेट ट्रेनिंग या फ्री हैंड बॉडी वेट वर्कआउट्स आप कर सकते हैं. उसी के साथ साथ स्ट्रेच यानी जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है, बिकॉज वो भी हमारी हेल्थ एंड फिटनेस का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है. तो योगा, स्ट्रेचेस, पिलाटे, इस तरह के वर्कआउट्स आप कर सकते हैं. एंड स्टेबिलिटी यानी हमारे कोर को स्टेबल करना, कि हमारी जो बॉडी है फुल्ली अलाइंड रहे, तो कोर के मैट एक्सरसाइजेस जो हैं वो भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. तो इन चारों ही एक्सरसाइजेस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और ये पूरी हमारी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सो एज आई सेड, यू स्टार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू लाइक, and as you progress you can incorporate these different forms also once or twice in a week. ना इनमें से सबसे पहले, आप अगर मुझसे पूछे सबसे पहले मुझे क्या इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, तो मैं बोलूंगी हफ्ते में 1 से 2 सेशन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के करने चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी हमारे मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, एंड मसल जो है बहुत ही ज्यादा रिसेप्टिव होती है ब्लड शुगर के लिए. तो अगर आपको अपने ब्लड शुगर लेवल्स को लो करना है, स्टेबल करना है, तो जितना आप में लीन बॉडी मास अच्छा होगा, जितना आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी होगी, उतनी ही आपकी मसल्स शुगर को अपटेक कर पाएंगी और इंसुलिन को सपोर्ट मिलेगा. राइट? तो हफ्ते में 1 दिन आप अपने रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस जरूर जोड़िए, और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कुड मेक इट ट्वाइस इन अ वीक. राइट? अब हम बात करते हैं कितने समय तक हमें वर्कआउट करनी है. तो हफ्ते में आपको 150 मिनट्स अ वीक एक्सरसाइज करनी है, चाहे आप उसको 30 मिनट्स 5 टाइम्स इन अ वीक करें, चाहे आप उसको 1 घंटा कितने दिन तक करें. डू द मैथ्स, बट इट्स एज सिंपल एज दैट. So 150 minutes is in a week is what we are looking at for you to prevent diabetes, for you to reverse diabetes without any side effects, negative side effects, I would say, with all the positive side effects of good mental health, anti-aging, उसी के साथ साथ लुकिंग फिट एंड ब्यूटीफुल, ग्लोइंग स्किन. तो और क्या चाहिए जब आपको एक ही तरीके से सब कुछ, इतना कुछ मिल रहा है. एंड बिलीव मी, आई विल से दिस दैट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है आपको बहुत मेंटल स्टेबिलिटी देता है. आज की डेट में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ एंड एंजाइटी एंड ऑल दीज इश्यूज, मैंने जब से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू किया, अब तो काफी साल हो गए, मैं ये देखती हूँ कि आई हैव बिकम मच मोर रिजिलियंट. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. ये आपको काफी कॉन्फिडेंस भी देता है जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, टू बी एबल टू लिफ्ट योर बैग, नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, सो इट्स अ गेम चेंजर. सो मुझे लगता है सिर्फ डायबिटीज के लिए ही नहीं, बट अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, अपने आप को फ्यूचर प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. परफेक्ट. तो एक स्लीप हो गया, आपने कहा 7 से 9 घंटे की स्लीप. मैं एक ब्रीफ में बोल रही हूँ. एक्सरसाइज एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक. अगर किसी को बस स्टार्ट करना है, आप वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं. और आपने 4 पिलर्स बताए: स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, स्टैमिना एंड स्ट्रेच. आप चूज कर सकते हैं वॉट एवर सूट्स योर टाइमिंग एंड एवरीथिंग, एंड देन गेट स्टार्टेड. एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है विच इज डाइट. सो डाइट, सबसे पहले तो हम इसी से शुरू कर सकते हैं कि ईट मोर होम कुक्ड मील्स. इट्स एज सिंपल एज दैट. क्योंकि आज की डेट में क्या हो गया है कि लोग या तो ऑर्डर इन कर रहे हैं या बाहर जाके खा रहे हैं, जो पहले इतना नहीं होता था. आज की डेट में एप्स आ गई हैं, तो आप फोन पे से ही बैठे बैठे ऑर्डर कर देते हैं. तो हमारा बाहर का खाने का इंटेक बहुत बढ़ गया है ना. बाहर के खाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. अगर आप पैकेज प्रोसेस्ड स्नैक्स खा रहे हैं, तो उसमें वो सारा ही रिफाइंड है. राइट? तो हमने जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की थी, वो सारा, कोई भी पैकेट का फूड आप खा रहे हैं वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. उसी के साथ साथ उसमें बैड क्वालिटी ऑफ फैट है ना. डायबिटीज में हमें ना सिर्फ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखना है, हमें क्वालिटी ऑफ फैट को भी देखना है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ फैट डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा कि नहीं. ना बैड फैट इज इन्फ्लेमेटरी इन नेचर.
जिसे हम ट्रांस फैट भी कहते हैं या बैड ऑयल्स भी कहते हैं। तो ये जो पैकेज प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये हमारी मम्मी, नानी, दादी, हमारे रिलेटिव्स ने नहीं बनाए हैं कि वो हमारी सेहत का ध्यान रखेंगे। दिस इज सोनली कमर्शियल। पूरा इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट ड्रिवन है कि हमारी कंपनी को किससे कितने से ज्यादा प्रॉफिट मिले। एंड इसलिए इनमें बहुत ही चीप क्वालिटी का फैट, बहुत ही चीप क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक नहीं है। सो इफ यू डू वांट टू हैव, ऑफ कोर्स आज की डेट में कोई भी आपको ये नहीं कह रहा है कि आप बिल्कुल ही क्लीन ईटिंग पे आ जाइए, विच इज अनदर एक्सट्रीम ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस। आई एम नॉट एडवोकेटिंग दैट। आई ऑलवेज सजेस्ट द 80-20 रूल, कि 80% घर का खाना, क्लीन खाना, बैलेंस डाइट पे फोकस कीजिए, एंड ओकेजनली 20% ईट वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट। सो दैट इज ओके। बट हीलिंग जो है वो क्लीन से ही होगी, क्योंकि हम एक तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हम क्लेंस करें, डिटॉक्सिफाई करें, इन्फ्लेमेशन को घटाएं, ब्लड शुगर्स को बैलेंस करें। और उस तरफ से जब हमारा इनपुट ही जंक है, तो अंदर अच्छा कैसे हो सकता है? फिर तो सब कुछ जंक ही होगा। तो शुरुआत करें कि अपना जो 7 दिन अगर हम हफ्ते के देखते हैं, तो उसमें आप देखिए कि आपकी कौन सी मील्स, कितनी मील्स करंटली बाहर से आ रही हैं, आप उसको किस तरीके से कन्वर्ट करके घर से टिफिन ले जा सकते हैं, घर के कुछ स्नैक्स रख सकते हैं अपने ऑफिस में। और बाकी ओवर द वीकेंड इफ यू आर सोशलाइजिंग और यू वांट टू हैव सम फेवरेट फूड ऑफ योर्स एंड ऑर्डर इन, दैट ऑफ कोर्स इज परमिटेड। ग्रेट। अभी डाइट को लेकर ही, बिकॉज इंफॉर्मेशन ओवरलोड इतना ज्यादा है ऑन इंटरनेट, दैट हर कोई अपना खुद का डॉक्टर बनता है, और न्यूट्रिशनिस्ट या डायटिशियन के पास जाने से उन्हें लगता है अच्छा, मतलब ऑब्वियसली इकोनॉमिकली दे फील दैट वो भी दे विल से द सेम थिंग व्हाट इज देयर ऑन इंटरनेट। तो बहुत लोग दे दे गैदर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, दे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद देयर बॉडी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो जो कॉमन चीजें हैं मैं उन्हें बोलूंगी आपको, आप बस ये बताइए उन दोनों में से विच वन इज बेटर। ठीक है, आई एम गोना Okay. से फ्यू थिंग्स रैंडमली। 3 to 5 times a meal a day or just 2 meals a day? 3 to 5. Okay. Oats healthy or unhealthy? Unhealthy. Fruits or fruit juice? Fruit any day, never fruit juices. White rice or brown rice? White rice. Seriously, we'll talk about it. Sugar Yeah. or jaggery? Anything in moderation. Okay. Sugar or honey? Again, depends on what you're having, किस चीज के साथ क्या जा रहा है। Replace करना हो अगर तो? नहीं, रिप्लेस तो आप कर ही नहीं सकते। We'll talk Right. about that also. Yes. Roti or rice? Both. Wow. Chocolate or dark chocolate? Nothing but अगर कभी खाना है तो डार्क चॉकलेट। ग्रेट। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट व्हाइट राइस और ब्राउन राइस। आपने बोला व्हाइट राइस, जो सुन के मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे राइस बहुत पसंद है। प्लीज इलेबोरेट। सी व्हाइट राइस, जो राइस है जो हम लोग सदियों से खाते चले आ रहे हैं, उसका एक प्रोसेस होता है उसको पैलेटेबल बनाने का, या उसको प्रोसेस करके हम तक पहुंचाने में उसको अलग अलग स्टेप से गुजरना पड़ता है, जिसका मेन एम होता है कि उसका एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फाइबर हटाया जाए। क्योंकि राइस अपने आप में एक बहुत ही हल्का ग्रेन है, राइट। तभी जब हम बच्चे की भी खाने की शुरुआत करते हैं, हम राइस से करते हैं। बल्कि एक सेरेमनी भी होती है अन्नप्राशन की, जिसमें बच्चे को चावल ही खिलाया जाता है, बिकॉज वो कम्प्लीटली नॉन एलर्जिक है। और हमारी तमाम जो कल्चरल रिचुअल्स भी होते हैं, उनमें भी राइस की बहुत ज्यादा महत्व है, राइट। तो राइस जो है बहुत ही अच्छा ग्रेन है हमारे लिए। और उसी के साथ साथ जब हम ब्राउन राइस खाने लगते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप ब्राउन राइस का डब्बा खरीदते हो, वो 1-1.5 महीने बाद अगर आपने उसको यूज नहीं किया और आपने उसको खोला, तो वो रैंसिड हो जाता है, उसकी एक अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है, एंड देन यू हैव नो ऑप्शन बट टू डिस्कार्ड इट, राइट। तो इसका मतलब ही कि उसकी शेल्फ लाइफ ऐसी है कि आप लॉन्ग टर्म तक उसको रख नहीं सकते। और वहीं चावल के लिए हम बोलते हैं कि पुराना चावल खाओ, जितना पुराना उतना अच्छा, राइट। तो सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज, फ्रॉम डाइजेशन पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूं, कि हम बार बार कह रहे हैं कि राइस इज अ लाइट ग्रेन, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। हमारी जो खिचड़ी है, जो एक तरीके का सात्विक हीलिंग फूड है, उसमें भी चाहे हम बीमार होते हैं, हम हॉस्पिटल से घर आए हैं, उसमें भी हमें सॉफ्ट डाइट के नाम पे खिचड़ी हम खिलाते हैं क्लाइंट्स को। तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन मील है। उसमें सारे अमीनो एसिड्स हैं, वो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं उसकी, वो बहुत इजी टू डाइजेस्ट है ऑन आर गट ना। आज की डेट में हम सभी का जो गट हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा वीक है,
राइट, क्योंकि अलग अलग, जैसे आपने कहा कि लोग अलग अलग डाइट्स फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और उसके भी अलावा स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि हमारी गट हेल्थ स्ट्रांग नहीं है, और गट ही सभी बीमारियों की जड़ है। तो अगर पहले हमारी गट पुअर है और वीक है, ओवरवर्कड है या टैक्स्ड है, उसमें आप भर भर के हाई फाइबर चीजें डाले जाएंगे, तो आपका डाइजेशन और स्लो हो जाएगा, आपका डाइजेशन और खराब हो जाएगा, बल्कि मैं बोलूंगी कि खाना अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, इंडाइजेशन बढ़ने लगेगा, ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज होने लगेंगे। और ये इंडाइजेशन जो है पहला स्टेप है इन्फ्लेमेशन की तरफ। तो अगर हम इन्फ्लेमेशन को घटाना चाहते हैं तो हमें अपनी गट के ऊपर बहुत ध्यान देना है। इसीलिए हमारे डायबिटीज रिवर्सल, जिसे मैं ग्लूकोज बायो हैकिंग के नाम से मेरा प्रोग्राम है ऑफ डायबिटीज रिवर्सल, उसमें पहले महीने तो हम गट बायो हैकिंग ही कर रहे होते हैं। मैंने शुरुआत की थी गट बायो हैकिंग प्रोग्राम से, टू रीसेट द गट, और उसका इतना ज्यादा सक्सेस रेट हुआ कि हमारे क्लाइंट्स जब गट पे काम करते थे, ऑटोमेटिकली उनका डायबिटीज रिवर्स हो जाता था, उनका थायराइड हील हो जाता था, उनकी थायराइड की दवाइयां कम हो जाती थी डोजेज। एंड दैट इज व्हेन वी रियलाइज दैट वट एवर इज द हीलिंग रिक्वायरमेंट, चाहे आपको वेट लूज करना है, चाहे आपको डायबिटीज रिवर्स करना है, gut healing has to be the first step to it. So it always starts with gut healing, number one, and then the number two thing is insulin resistance को arrest करना. So gut पे आपका ब्राउन राइस या फॉर दैट मैटर एनी हाई फाइबर थिंग जो है काफी महंगा पड़ेगा। तो अगर आप डायबिटीज को भी रिवर्स करना चाह रहे हैं तो भी आपकी गट टैक्स्ड है, तो आप डायबिटीज रिवर्स नहीं कर पाएंगे ना। ये काफी सरफेस लेवल, मैं कहूंगी कि हेल्थ जो है काफी इंटीग्रेटेड और काफी डीप है, राइट। हम सरफेस लेवल पे बोले कि लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड खाने हैं, तो ब्राउन राइस का ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो होता है, तो हमें ब्राउन राइस खाना चाहिए। ये सरफेस लेवल की इंफॉर्मेशन है। इट इज नॉट लुकिंग एट हाउ दैट फूड इज अफेक्टिंग योर हेल्थ। अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं जिनको हमें हील करना है। हीलिंग एक सरफेस लेवल पे नहीं होती, हीलिंग बहुत डीप लेवल पे होती, राइट। सो इसीलिए जैसे आपने कहा कि शुगर या जैगरी या हनी एंड जैगरी, ईच आइटम हैज इट्स ओन रोल, दे आर सीजन स्पेसिफिक, दे आर रेसिपी स्पेसिफिक। सो यू कैन नॉट बी हैविंग, आज की डेट में मैं देखती हूँ कि जैगरी चाय में डाल रहे हैं गर्मियों में। आई डोंट रिकमेंड दैट। Jaggery is very specific to winters because it has a role of keeping the body warm in addition to the sweetness that it caters to, right? तो फूड को सिर्फ टेस्ट से ना समझना, फूड को इन डेप्थ समझना कि उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं। फूड इज इंफॉर्मेशन फॉर द बॉडी, and how that food, how your body is decoding that information, you have to understand that and then design your diet plan. तो आपने बिल्कुल सही कहा कि गूगल पे भी डाइट्स मिल रही हैं और लोग फॉलो कर रहे हैं, बट उनसे उनको वो फायदा नहीं होगा जो एक ऑथेंटिक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास वो जाके करेंगे। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही कही आपने कि लोग उसको एक्सपेंडिचर समझते हैं और सोचते हैं अरे फ्री में तो मिल रहा है। पर जो इन डेप्थ नॉलेज आपको एक हेल्थ केयर ट्रेन्ड प्रोफेशनल से मिलेगी, वो आपको गूगल नहीं देगा। उसी के साथ साथ नंबर टू, राइट, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, इंफॉर्मेशन क्लिक ऑफ अ बटन अवेलेबल है। अगर थी, अभी तक थी, तो आपने रिवर्स क्यों नहीं कर लिया डायबिटीज? क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन विल नॉट लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। यू, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड एलिमेंट ऑफ फॉलो अप्स, element of understanding, oh, this food is not working for you. That deep insight into your food journal to understand, oh, this vegetable is not suiting you, और आपको इस समय भूख लग रही है, this time that we are giving you food is not the right time for this kind of food. That is where customization, personalized diet plans come into practice. Then, as I said, stress is such an important component of well-being. तो आपका जो स्ट्रेस है वो तो गूगल का डाइट नहीं सॉल्व कर रहा है, बल्कि वो आपको स्ट्रेस दे रहा है, क्योंकि आप वो डाइट फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो, आपको और रिस्ट्रिक्टिव मील प्लान्स मिल रहे हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आपका स्ट्रेस तो बढ़ता ही चला जा रहा है। सो विद मी, व्हेन माय क्लाइंट्स वर्क, we cater to all these four parameters, right? So we are just not giving them a handout and saying ये डाइट है, ये फॉलो कर लो। अब जैसे आपने भी जब एक्सरसाइजेस के बारे में पूछा, तो ऐसे अरे शुरुआत तो करो, so we help the clients take baby steps, and then based on their weekly feedback to us of how they are feeling, we nudge them, sometimes we motivate them, sometimes we pull them, तो वो एक जो अकाउंटेबिलिटी बनती है, वो जो एक रिलेशनशिप बनता है ना, वेयर वी हेल्प द क्लाइंट नो देमसेल्व्स बेटर,
वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर से, ऐप से, गूगल से नहीं मिलता। एंड इसीलिए रिजल्ट्स मिलते हैं। पहले 6 महीने में मिल जाते थे डायबिटीज रिवर्सल। आज की डेट में हम इतने फास्ट ट्रैक हो गए हैं कि हमारे क्लाइंट्स 3 महीने में डायबिटीज रिवर्सल कर रहे हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें भी पता चल गया है कि ये तो फूल प्रूफ है, ये तो राम बाण है, ये तो देना ही देना है। सो वही डिफरेंस है बिटवीन अ सॉफ्टवेयर ऐप एंड अ ह्यूमन इंटरफेस। सर्टेनली। और आपने ये भी बोला कि रोटी और राइस, व्हेन आई सेड और, आपने बोला नहीं बोथ। नहीं, डायग्नोस होता है कि किसी को डायबिटीज है, देन देर से चावल मत खाओ और सिर्फ रोटी पे रहो, या बहुत ही इमीडिएट रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। और अगर आप इतने सालों से वही चीज खा रहे हो, इवन इफ यू आर ईटिंग बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, वो पिंच होता है फिर कहीं पे। तो व्हाई डू यू रिकमेंड बोथ? सी एज यू, आई थिंक यू आंसर्ड द क्वेश्चन। आपने खुद ही जवाब दे दिया कि आप बचपन से इतने सालों से वही खा रहे हैं। तो फूड जो है इंफॉर्मेशन है, ना सिर्फ जो आप खा रहे हैं बल्कि आपकी मदर क्या खा रही थी जब आप मम्मा के वूम्ब में थे। दैट इज इंफॉर्मेशन, दैट इज द कोड फॉर योर बॉडी। तो अगर मैं बचपन से मेरी मम्मी मुझे दाल चावल रोटी सब्जी खिलाती आ रही हैं, तो मेरे लिए वही एनर्जी का सोर्स है। मेरी बॉडी उसी को फुल्ली डाइजेस्ट कर पाएगी। मेरी मम्मी ने मुझे किनुआ और ओट्स नहीं खिलाए, या मैंने कभी कभार खाए तो ठीक है, पर मेरी बॉडी दिन रात ओट्स और किनुआ पे नहीं जी सकती। उसे ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, ये सारे एसिड रिफ्लक्स, हंगर पैंग, शुगर क्रेविंग्स, ये तमाम चीजें शुरू हो जाएंगी। अब हम इनको डिकोड नहीं करते कि ये हमारा बॉडी हमें कुछ बता रहा है, उसकी जगह हम सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दवाइयां गटकने लगते हैं, और हमारा जो रूट कॉज है वो बढ़ता चला जाता है, विच इज इंडाइजेशन एंड इन्फ्लेमेशन। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप राइस ईटर हैं तो आप राइस खाइए। अगेन प्लेट मॉडल के हिसाब से यू कंबाइन दैट राइस विद वट एवर, दाल चावल, सांबर, सांबर चावल, चिकन राइस, फिश राइस, एग करी राइस, वट एवर यू वॉन्ट टू ईट, बट राइस इज नाइस। बहुत सारे लोगों को ये बात सुन के बहुत खुशी होगी। आई एम सो ग्लैड। ठीक है, अभी आपने बार बार बोला डायबिटीज रिवर्सल, एंड आपके पेशेंट्स ने इनफैक्ट दोज हु वर ऑन मेडिकेशन धीरे धीरे करके दे वीन ऑफ, एंड नाउ दे आर कंप्लीटली ऑफ मेडिकेशन। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, व्हाट इज द सेफेस्ट वे टू स्लोली एंड ग्रेजुअली वीन ऑफ फ्रॉम द मेडिकेशन, एंड आप कैसे काम करते हैं एग्जैक्टली, हाउ डज इट वर्क? सो द क्लाइंट कम्स टू अस। ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या इश्यूज हो रहे हैं उनका। सिर्फ रिपोर्ट्स पे देख के काम शुरू नहीं करते, उनके साथ बैठ के उनका एक रूटीन समझते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स समझते हैं, और धीरे धीरे इन चारों ही पिलर्स पे काम करना शुरू करते हैं। तो डाइट के ऊपर सबसे पहले काम शुरू किया जाता है, और उनको पूछा जाता है कि आप अभी करंटली कोई वर्कआउट रूटीन पे हैं? अगर नहीं है तो इस हफ्ते आप ऑब्जर्व कीजिए कि वो क्या टाइम लाइन है जो आपको सूट करती है वर्कआउट के लिए, एंड देन वील टॉक अबाउट दैट इन द फ्यूचर सेशंस। तो उनको ओवरवेलम नहीं किया जाता कि ओहो ये तो बहुत बढ़ गया है, ये कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता। सो देर इज नो एलिमेंट ऑफ shaming, right, which is very very important. Recently one of our clients also wrote to us saying that you're the most body positive nutritionist and more people like you should join the craft. राइट। तो जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, ऑफ कोर्स उनके पास ब्लड टेस्ट रिपोर्ट तो होती ही है, बट आवर philosophy is that we are more than the numbers, whether the numbers are in the blood report or whether the numbers are on the weighing scale. We are more than that. We are a complex mix of emotions, feelings, our perspective, our relationships, career goals, outcomes, and everything. So we look at the person behind these numbers. Actually, we focus on that. So we start by understanding their routine, their eating habits, their likes, dislikes. We tell them that, आपका रूटीन में कोई एक्सरसाइज विंडो है एलोकेटेड? अगर नहीं है तो इस हफ्ते फर्स्ट वीक यू जस्ट ऑब्जर्व एंड आस्क योरसेल्फ कि व्हाट इज द राइट टाइम एट विच यू कैन टेक आउट 10-15 मिनट्स फॉर अ वर्कआउट मे बी, राइट। एंड हम डाइट पे काम शुरू कर देते हैं। उनको गाइडलाइंस जो हैं हमारे, स्टेप बाय देयर, इट्स अ 9 स्टेप प्रोसेस। तो हम फर्स्ट स्टेप के गाइडलाइंस विच बेसिकली अडियर टू द चॉइस ऑफ फूड कि हमें क्या खाना है और किस समय पर खाना है, ये दो जो कंपोनेंट्स हैं इन पे डे वन से काम किया जाता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, टाइम ऑफ ईटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस समय क्या फूड खा रहे हैं, वो आपकी बॉडी में किस तरीके का इम्पैक्ट करेगा, उसके बेसिस पे हमारा पहला वीक का गोल बनता है। और धीरे धीरे जब पेशेंट्स इन गाइडलाइंस के ऊपर स्टेबल होने लग जाते हैं,
तो हम एक्सरसाइज पे, प्राणायाम, ब्रीदिंग, डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटीज पे काम करते हैं, और धीरे धीरे बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ आई वुड से people start talking to us more than in terms of health goals, about their career goals and how motivated they are, because they feel alive, they feel full of confidence and energy because they see the results, they see how they are feeling better, their energy levels have improved, उनके cravings कम हो रहे हैं। तो जैसे जैसे उनको improvement मिलता है, वैसे वैसे हम बाकी के जो गाइडलाइंस हैं उनको ट्वीक करते रहते हैं, उनको स्टैक करते रहते हैं, ताकि बाय द एंड ऑफ 6 months उनका एक पूरा रूटीन बन जाता है। चाहे वो ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो घर पर हैं, चाहे कोई फेस्टिवल आ रहा है, दे आर एम्पावर्ड टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या किस समय खाऊं। अगर फेस्टिव मील बनी है तो मुझे किस समय ये फेस्टिव मील खानी है, किस कॉम्बिनेशन में खानी है, एक्सरसाइज कैसे करनी है। सो देर आर, आई थिंक द नीड फॉर मी intervening every now and then really reduce, and I sit back and enjoy the harvest, because now they are they are educated in terms of health education, they can take care of their health, and उसी के साथ साथ उनके जो दवाइयां हैं, सो दवाइयां हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। हम बोलते हैं आपके डॉक्टर ने जो दवाइयां दी हैं वो जैसा उन्होंने बताया है आप वैसा करते जाओ, हम बाकी पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं, लाइफस्टाइल पैरामीटर्स पे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो अपने डॉक्टर्स को भी फॉलो अप के लिए मिलते हैं। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट aspect of my sessions, that I really remind them and I really nudge them to keep their appointment follow-ups with their doctors, which is very very important. और फिर जब डॉक्टर्स उनके टेस्ट्स कराते हैं या स्क्रीनिंग होती है, तो जब वो देखते हैं कि ब्लड शुगर रिस्पॉन्स अच्छा है, सब कुछ बेहतर हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली डोजेज जो है वो कम होती चली जाती है। देयर आर क्लाइंट्स हु कम एंड टेल अस दैट डॉक्टर से व्हाटएवर यू आर डूइंग इज वर्किंग फॉर यू, तो प्लीज वो करते रहो, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दवाइयां बिल्कुल बंद हो जाती हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। एंड इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? 4 से 6 महीने? हाँ, मतलब मैं मान के चलती हूँ 6 महीने ओ, गारंटीड। अगर मैं गारंटी दूं तो 6 महीना, और अदरवाइज एनीवेयर फ्रॉम 4 to 5 months, 3 to 4 months। ओके। तो अभी आप इमेजिन कीजिए कि देर इज समबडी हु इज 35 years ऑफ एज, और लेट्स से वो पिछले 4-5 साल से मेडिकेशन पे हैं डायबिटीज के। अगर आपको उनका मील प्लान करना हो, और आई वुड से पूरा डे प्लान करना हो, तो हाउ वुड यू सजेस्ट? लेट्स से अगर आप 6 बजे उठ गए, उसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड टेक? बिकॉज आपने बोला कि चॉइस ऑफ फूड क्या है और किस समय आप क्या ले रहे हो, बोथ द थिंग्स मैटर। तो हम आपका दिनचर्या देख रहे हैं बेसिकली। आप सुबह उठे, अक्सर मैं देखती हूँ लोगों की आदत होती है सुबह उठ के खाली पेट चाय कॉफी पीने की, विच इज अ रॉन्ग हैबिट इफ इट कम्स टू हेल्थ। ठीक है, जो बेड टी का जिसने भी इन्वेंशन किया था उसको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि उनके इन्वेंशन के चलते बहुत गड़बड़ हो रही है। चाहे आप वेट लूज करना चाहते हैं, चाहे आप अपने ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना चाहते हैं, माइग्रेन्स को अवॉइड करना चाहते हैं, एनी हेल्थ कंडीशन विल नॉट इम्प्रूव अगर आप सुबह उठ के खाली पेट चाय कॉफी सिगरेट पी रहे हैं। बिकॉज बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमें तो टॉयलेट ही नहीं, बाउल्स ही क्लियर नहीं होते अगर हम चाय ना पिए। तो यू वर्क ऑन दैट, बट दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू स्लोली गेट अवे फ्रॉम। एंड अपने ब्रेकफास्ट में जो भी, डिपेंडिंग अपॉन आप नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, आपका स्टेपल क्या है, पोहा, उपमा, दलिया, या पराठा सब्जी, या अंडा टोस्ट, जो भी आप खाना चाहें, जो आप खाते हुए बड़े हुए हैं, वो आप खाएं। पोर्शन का ध्यान रखें। ऑफ कोर्स अगर आप 4 4 टोस्ट खा रहे हैं या 3 3 पराठे खा रहे हैं तो थोड़ा कम करने की आप कोशिश कर सकते हैं, उतना ही मैं बोलूंगी। उसके बाद आप ऑफिस पहुंच गए, आपने ऑफिस में अगर मिड मॉर्निंग में कोई स्नैक लेना है तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, या आप छाछ जैसी कोई ड्रिंक पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। लंच आप घर से ही ले जाएंगे अगर आप वर्किंग है, तो उसमें आप अगेन द स्टेपल, दाल रोटी सब्जी दही, या दाल चावल सब्जी दही रायता, इस तरीके की कोई भी आइटम आप ले जा सकते हैं। इवनिंग जो स्नैक है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि आपका रात के डिनर का पोर्शन साइज क्या होगा। तो इवनिंग के स्नैक को आप समोसा और मोमोज ना बनाएं, बाहर से ना मंगाएं, प्लान फॉर योर इवनिंग स्नैक, और उसमें भी आप
ब्रेकफास्ट जैसे आइटम को रिपीट कर सकते हैं। तो अगर आपने इडली खाया या पोहा उपमा खाया, उस तरीके का कोई आइटम लेस देन द क्वांटिटी दैट यू एट फॉर ब्रेकफास्ट, बिकॉज ब्रेकफास्ट वाज अ मील, दिस इज अ स्नैक। तो थोड़ा सा पोर्शन रेगुलेट करते हुए, या आप घर अगर बहुत लेट तक पहुंचते हैं तो आप लंच में एक एक्स्ट्रा रोटी ला सकते हैं। उस रोटी रोल को सब्जी के साथ रोल बना के आप शाम को खा सकते हैं 5 बजे। एंड देन घर जाके कोई भी घर में बना हुआ दाल चावल खिचड़ी या फिर रोटी सब्जी, जो भी आपके घर में डिनर बनता है जो सब खा रहे हैं, वो आप खा सकते हैं। अगेन, रात का जो डिनर है उसका क्वांटिटी, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू दी अदर मील्स। तो इसीलिए इवनिंग स्नैक इंपॉर्टेंट है। अगर आप इवनिंग स्नैक में मखाना मुरमुरा खाएंगे तो ऑटोमेटिकली रात को 9 बजे घर पहुंच के आपको ज्यादा भूख लगेगी। सो प्लान योर इवनिंग स्नैक वेरी वेरी कॉन्शियसली, दैट विल रियली हेल्प टूवर्ड्स एडजस्टिंग, आई वुड से, योर डिनर पोर्शंस। ओके, फ्रूट खाने के लिए बेस्ट समय क्या है? वही जैसे मिड मॉर्निंग स्नैक। ओके, और फ्रूट खाते समय भी आई थिंक क्वांटिटी एक डिसाइड होना चाहिए कि एक होल फ्रूट जितना है, इज दैट इनफ फॉर वन सर्विंग? और एब्सोल्युटली, मतलब आप एक एप्पल खा सकते हैं, आप एक केला खा सकते हैं, नाशपाती। अगर आप छोटे फ्रूट्स खा रहे हैं जैसे लीची, तो आप 5 से 6 लीची खा सकते हैं। सो दैट ऑफ कोर्स, आई मीन इट्स अ स्नैक, तो स्नैक के क्वांटिटी के हिसाब से आप उसकी क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। ट्राई कीजिए नॉट टू मिक्स टू मेनी फ्रूट्स, बिकॉज फिर क्या होता है कि पूरा पोर्शन ही बढ़ जाता है। राइट राइट, और ग्रीन टी के बारे में आपकी क्या सलाह है? अगर आपको पसंद है तो आप पीजिए, बट उसके पीछे मेरी ऐसी कोई भी बैकिंग नहीं है ग्रीन टी को, कि ग्रीन टी पी के आपके सारे न्यूट्रिशन पे किए गए पाप धुल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ भी खा लें फिर ग्रीन टी पी लीजिए तो आपका फैट मेल्ट हो जाएगा। सो वो सब इलॉजिकल चीजें हैं। इफ यू लाइक इट, ग्रीन पर्पल ब्लू और पिंक, वट एवर इज योर कलर, प्लीज हैव। ओके, अभी आपने बोला कि सुबह चाय कॉफी मत पियो, विच आई नो मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी पीपल इंक्लूडिंग मी। मुझे भी सुबह चाय चाहिए होती है। तो चाय कॉफी ना पी के ब्रेकफास्ट तक कैसे चला जाए? हम उसको कैसे वेल, रिप्लेस कर इट्स अ सकते हैं? मैटर ऑफ हैबिट, आई वुड से। सो जितने सालों में आपने ये हैबिट बनाई है, थोड़ा समय लगेगा, शुरू शुरू में सर दर्द भी हो सकता है, बट तो एकदम से उसको स्टॉप मत कीजिए, उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, जस्ट रिड्यूस। अगर आप 1 कप भर के पीते हैं तो आधा कप पीजिए। एंड देन थोड़े हफ्तों के बाद ऑल्टरनेट डेज पे पीजिए, तो बॉडी जो है उसके इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स, जिसको हम कहते हैं विड्रॉल सिग्नल्स, नहीं आएंगे। सो एवरीथिंग, एज आई फर्मली बिलीव इन स्लो एंड स्टडी, आई डोंट डू एनी ड्रास्टिक ओवरनाइट चेंजेस। तो आप स्लोली उसको वीन ऑफ कर सकते और जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सुबह में गर्म पानी पियो नींबू और शहद डाल के, इज दैट व्हाट यू आल्सो रिकमेंड? हैं। वेल, आई डोंट रेकमेंड दैट एट ऑल, नो। इट्स ओके अगेन, जो लोग कहते हैं और जिनको फायदा मिलता है, गुड फॉर देम। ओके ओके, मैं ये सब इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये सारे छोटे छोटे नुस्खे हैं जो हम बहुत सारे इवन सोशल मीडिया शॉर्ट्स में, या अगर आप वैसे भी पढ़ रहे हो और देख रहे हो, आपने सुना होगा कोई सुबह उठ के नींबू पानी पीता है तो कोई ग्रीन टी पीता है। तो एवरीवन हैज सी, देयर ओन वे ऑफ स्टार्टिंग देयर मॉर्निंग। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आपने जैसा अभी खुद ही कहा कि इंस्टाग्राम शॉर्ट्स पे या हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो मैं पहले भी कह रही थी कि कुछ चीजें सरफेस लेवल हैं और कुछ चीजें डीप हैं। तो ऐसे कोई भी कॉन्कॉक्शन हम रेकमेंड नहीं करते। अगर आप ऑलरेडी ये कॉन्कॉक्शंस ले रहे हैं, आपको किसी ने रेकमेंड किए हैं, दे आर वर्किंग फॉर यू, यू सी हाउ दे आर बेनिफिटिंग यू, इफ दे आर ग्रेट, यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज द चॉइस इज completely yours. आई एम नॉट कमिंग इन बिटवीन you and your nimbu pani with honey. Now, as regards green tea is concerned, green tea comes in the category of the regular chai coffee because it is a stimulant. So, khali pet green tea is something that I would say don't do very clearly. So, what can you wake up to? आप क्या सुबह उठकर आपको क्या करना चाहिए? आपको एक गिलास पानी पीना चाहिए, सभी को पीना चाहिए, चाहे आप चाय पी रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं, उससे पहले आपको पानी जरूर पीना है, क्योंकि पूरी रात में हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। सो इसीलिए स्टार्ट योर डे विद अ ग्लास ऑफ वाटर। इस वाटर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि बाहर टेम्परेचर क्या है। मतलब अगर सर्दियां हैं तो आप गर्म पानी भी पी सकते हैं, अगर गर्मियां हैं तो प्लीज डोंट टॉर्चर योर बॉडी विद हॉट वाटर, हैव रेगुलर रूम टेम्परेचर वाटर। हाँ, फ्रिज का निकला हुआ पानी नहीं पीना। ओके, एक लास्ट सवाल। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर आप खाना खाने से पहले एक टेबल स्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर एक आधा ग्लास पानी के साथ पी लें, या विनेगर अगर एप्पल साइडर विनेगर नहीं है, तो इट हेल्प्स टू स्टेडली मेंटेन योर ग्लाइसेमिक इंडेक्स। एनी थॉट्स ऑन दैट? सो अगेन, ऑफ कोर्स इट वुड हेल्प, आई एम नॉट डिनाइंग, आप पी सकते हैं।
उसका एक टाइमलाइन आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स आपकी ओरल हेल्थ में होने लगेंगे। पर उसके अलावा द पॉइंट दैट आई वुड वांट टू हाईलाइट इज दैट देयर इज नो वन सुपर फूड और वन सुपर रेसिपी जिससे आपकी ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाएगा, जिसके आपके ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाएंगे। आपको ओवरऑल कंप्लीट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को फोकस बनाना है, और उसी में मल्टीपल चीजें करते हुए वन ऑफ द थिंग्स कुड बी दिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1.5 months, पर आप सारी जिंदगी तो नहीं कर सकते। इसीलिए पूरी लुक एट द होलिस्टिक पिक्चर, डोंट डू माइक्रो मैनेजमेंट बिकॉज माइक्रो मैनेजमेंट विल फेल, बिकॉज पूरा पैराडीम जो है वो बड़ा है, राइट? तो उस पे फोकस कीजिए, ऑटोमेटिकली अंदर की चीजें ठीक हो जाएंगी। आप सिर्फ एक चीज को सुपर फूड या सुपर हैक समझ के इम्प्लीमेंट करेंगे तो सब कुछ कोलैप्स हो रहा है और तेजी से कोलैप्स होने लगेगा। Okay, okay. So this brings to the end of our conversation. Any final advice for people who have diabetes? कुछ कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल, मैं सभी को, नॉट ओनली विद पीपल हु हैव डायबिटीज, मैं सभी को कहना चाहूंगी कि आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। पूरी आपकी हेल्थ का जो रिमोट है आप पकड़ के बैठे हैं, पर आप जानते नहीं है कि आप चैनल बदल सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, राइट? सो वेक अप टू द फैक्ट दैट योर हेल्थ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाहर हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो डिजीज मैनेजमेंट कर रहा है, हेल्थ मैनेजमेंट नहीं कर रहा। तो आप डिजीज को मैनेज कर रहे हैं, पैसा जो है डिजीज मैनेजमेंट पे जा रहा है, दवाइयों पे जा रहा है, टेस्ट पे जा रहा है, पर आपकी हेल्थ जो है वो लॉन्ग रन में डिटोरिएट ही कर रही है। तो अभी शिफ्ट करिए चैनल को, अपने हाथ में पकड़े रिमोट से, फ्रॉम डिजीज मैनेजमेंट कम टू हेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्ट इन योर लर्निंग and invest in understanding the ground rules or the guidelines which will not only benefit you as an individual in achieving your health goals, but will benefit your entire family in preventing any kind of disease, उसका onset ही रोक देगा। तो प्लीज इसको एक्सपेंडिचर मत मानिए अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करने को, इसको इन्वेस्टमेंट मानिए, सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली के मेडिकल बिल्स को हाफ करने के लिए, अपने सेविंग्स को डबल करने के लिए। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लाइफस्टाइल डिजीजेस को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, उसके प्रति, उसके एजुकेशन के प्रति यू हैव टू नाउ टेक अ स्टेप। Great, very inspiring. Thank you so much, Dr. Madhvi, for giving your time and giving so many insights. It was a very, very insightful conversation. Thank you so much. Pleasure is completely mine. It was lovely, interacting with you, and I look forward to more such opportunities in future with you.